तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में एसिमेट्री एंड कायरलिटी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने एसिमेट्री एंड कायरलिटी के ऊपर बेस्ड कुछ स्टेटमेंट्स लिखे थे और हमने टार्टरिक एसिड टाइप के मॉलिक्यूल्स के अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात की थी। फिर कायरल एसिड टाइप के मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में क्लासिफिकेशन की बात की थी। ठीक है, अब आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पहले एंगल ऑफ रोटेशन की, फिर स्पेसिफिक रोटेशन की, राइट, फिर एनेंटियोमेरिक एक्सिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। यानी आज जो हमारा पार्ट रहेगा वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा जो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो आप सभी लोग सबसे पहले हेडिंग डालिएगा एंगल ऑफ रोटेशन। ये लीजिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन, राइट। देखिएगा, एंगल ऑफ रोटेशन को समझने के लिए हम लोग देखो इस तरह से समझे एंगल ऑफ रोटेशन को। देखना कि मान लो ये कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, समझ लो, मान लेते हैं दैट इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, सोर्स ऑफ मोनो क्रोमेटिक लाइट। क्लियर? ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है ये अपनी लाइन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर, अपनी लाइन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स में वाइब्रेट कर रहा है। क्या मतलब है इसका, जरा इसको समझिएगा आप लोग। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मान लेते हैं कि ये इसका लाइन ऑफ प्रोपेगेशन है, मतलब ये इसका लाइन ऑफ प्रोपेगेशन है, तो अब इसके परपेंडिकुलर का मतलब हो गया परपेंडिकुलर ऐसे भी है, परपेंडिकुलर ऐसे भी है, परपेंडिकुलर ऐसे भी है, परपेंडिकुलर ऐसे भी है, मतलब अपने लाइन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स के अंदर ये वाइब्रेट करता है। ये लीजिए, तो मैं ये कह दूं इन सभी नंबर ऑफ प्लेन्स के अंदर ये लाइट वाइब्रेट कर रही है, दैट इज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स। ये लीजिए, इज इट क्लियर? अब जब भी कभी हम इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी भी एक पोलराइजर में से पास करते हैं, हमने क्या किया, ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो कि अपने लाइन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स में वाइब्रेट कर रही है, इसे हमने एक पोलराइजर में से पास किया। ये लीजिए, ये पोलराइजर कहलाता है निकोल प्रिज्म। मैंने कहा ये है कोई पोलराइजर और कहा ये पोलराइजर का मतलब हो गया निकोल प्रिज्म। इज इट क्लियर? और ये लाइट अपने लाइन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स के अंदर वाइब्रेट कर रही है, जब ये इस पोलराइजर में से पास होती है तो पोलराइजर में से पास होने के बाद ये इन प्लेन्स में से किसी भी एक प्लेन के अंदर वाइब्रेट करती है। मैंने कहा जब ये इस पोलराइजर में से पास होगी, ये जब इस निकोल प्रिज्म में से पास होगी तो अपने लाइन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर जो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स में वाइब्रेट कर रही है, बहुत सारे प्लेन्स में वाइब्रेट कर रही है, इनमें से किसी भी एक प्लेन के अंदर ये वाइब्रेट होगी, किसी भी एक प्लेन में ये वाइब्रेट हो जाएगी। तो मैंने कहा माना कि ये इस प्लेन के अंदर वाइब्रेट हो रही है। ऐसी लाइट जो केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेट होती है, ऐसी लाइट जो केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेट होती है, उस लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो ये लाइट तो क्या कहलाएगी, पोलराइज्ड लाइट। ये लीजिए, और ये जो पोलराइज्ड लाइट राइट नाउ जिस भी प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, जिस भी प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इस प्लेन को हम कहेंगे प्लेन ऑफ
पोलराइज लाइट। और प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को अगर मैं किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करूं शॉर्ट फॉर्म से, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे PPL से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? PPL से, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। तो जिस प्लेन के अंदर ये वाइब्रेट कर रही है लाइट, उसको कहा जाता है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, जिसको कहा जाता है PPL। ठीक है, अब क्या होता है देखिएगा, हमने इस पोलराइज लाइट को एक ऐसे सॉल्यूशन में से पास कर दिया जिस सॉल्यूशन में कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस डिसॉल्व है। हमने इस पोलराइज लाइट को किसी ऐसे सॉल्यूशन में से पास कर दिया जिसमें कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस डिसॉल्व है। मैंने कहा यह है पोलरीमीटर ट्यूब, करेक्ट। इसे क्या कहा हमने? पोलरीमीटर ट्यूब। और इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर क्या है? इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन। तो पोलरीमीटर ट्यूब having solution of optically active substance, having solution of optically active substance। तो जब भी कभी इस पोलराइज लाइट को हम किसी एक ऐसे सॉल्यूशन में से पास करते हैं जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन प्रेजेंट है, मतलब हमने एक ऐसे सॉल्यूशन में से पास कर दिया इस पोलराइज लाइट को जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस डिसॉल्व है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से हमने इस लाइट को पास कर दिया। तो जैसे ये लाइट ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से पास होगी, तो देखिए यहां क्या होगा। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के सॉल्यूशन में पास होने पर दो चीजें होती हैं, या तो इस पोलराइज लाइट का प्लेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी एंगल थीटा से रोटेट हो जाए, और या फिर इसका प्लेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी एंगल थीटा से रोटेट हो जाए। मान लेते हैं, तो मैंने कहा ये जो पोलराइज लाइट है, मान लेते हैं इसका प्लेन किसी एंगल थीटा से, किसी भी एंगल थीटा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट हो गया। इसका प्लेन किसी भी एंगल थीटा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट हो गया, मान लेते हैं। और या फिर मैं ये कह दूं कि इस पोलराइज लाइट का प्लेन, ये लीजिए, किसी भी एंगल थीटा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट हो गया, ये लीजिए। आगे बात समझ में? तो अगर पोलराइज लाइट का प्लेन किसी भी एंगल थीटा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, किसी भी एंगल थीटा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, तो हम ये कहते हैं कि इस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की नेचर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो हम कहेंगे नेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, nature of optically active substance is dextrorotatory। नेचर कैसी है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और अगर पोलराइज लाइट का प्लेन किसी भी एंगल थीटा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि नेचर ऑफ optically active substance is लीवोरोटेटरी। क्लियर? डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम स्मॉल डी से या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और लीवोरोटेटरी को स्मॉल एल से या हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो अगर पोलराइज लाइट का प्लेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की नेचर को डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोला जाएगा, और अगर उसका प्लेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो हम उसकी नेचर को लीवोरोटेटरी कहते हैं।
ओके यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अगर वो प्लेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है, और यदि उस लाइट के प्लेन को वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो उन्हें लीवो रोटेटरी कहा जाता है। इज इट क्लियर? अब हम आगे की बात करते हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि भाई ये पोलराइज्ड लाइट का प्लेन रोटेट किस कारण से हुआ? तो जो कहा गया है थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन, याद रखना अंदर की मैकेनिज्म फिजिक्स है। वो क्या होता है, अंदर की जो मैकेनिज्म है वो क्या है, वो फिजिक्स है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे को मतलब है थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन से। और थ्योरेटिकली क्या एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन थीटा है, ये जो थीटा है, थीटा को क्या बोला जाता है, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन। याद रहे ये जो थीटा है, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया हो, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होके आया हो, इस थीटा को कहा जाता है ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन। याद रखना इसे हम कहते हैं ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन। करेक्ट, ये ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन है थीटा। करेक्ट, और ये कहा जाता है थ्योरेटिकली जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस थीटा के ऊपर, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं कि ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन थीटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? ये कहा जाता है कि ये जो पोलराइज्ड लाइट का प्लेन रोटेट हुआ है ये किसके कारण होता है? ये होता है इस पोलराइज्ड लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, पोलराइज लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं, दोनों के बीच में कॉलिजन्स होता है। उन कॉलिजन्स के कारण यह रोटेशन ऑब्जर्व होता है। आई बात समझ में? जो थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन है वो क्या है कि ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन थीटा इज ऑब्टेन्ड because of theta is directly proportional to the number of collisions takes place in between. Number of collisions takes place in between particles of light and particles of optically active substance. Particles of light and particles of optically active substance. Clear? चलिए आगे देखिएगा। अब मैं बात करता हूं कि ये जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स हैं, मैंने कहा ये किस पे डिपेंड करते होंगे? भाई थीटा डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर। जितने ज्यादा कॉलिजन्स होंगे थीटा उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अब ये नंबर ऑफ कॉलिजन किस पे डिपेंड करते हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स कब ज्यादा होंगे? हम कहें कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स ज्यादा से ज्यादा तब होंगे जब इस पोलरिमीटर ट्यूब की लेंथ ज्यादा से ज्यादा होगी। भाई इस लेंथ को बढ़ा दो, इस लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब को बढ़ा दो, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कॉलिजन्स हमें देखने को मिलेंगे। अब अगर मान लीजिए हम लेंथ को नहीं बढ़ाना चाहते लेकिन फिर भी कॉलिजन्स बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? हम कहेंगे इसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस भर दो, ज्यादा से ज्यादा भरो, ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉलिजन्स हो। यानी ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इसमें भरने का मतलब है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ाओ। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स होते हैं, राइट, ये किस किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब पर, ये डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल पे। तो मैं ये कहता हूं ऑब्वियसली थीटा भी उन्हीं पे डिपेंड करेगा। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L dot C. That is the equation number 1, 2 and 3. Is it clear? अब अगर मैं इस इक्वेशन को और आगे बढ़ाऊं, यानी कि मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के साइन को ओपन करता हूं, तो मुझे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मिलेगा। जब भी कभी हम एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के साइन को ओपन करते हैं तो हमेशा हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मिलता है। तो मैं क्या कह सकता हूं? थीटा इज इक्वल टू थीटा
एल डॉट सी। आई बात समझ में? थीटा इक्वल्स टू थीटा एल डॉट सी, हम ये कह सकते हैं। करेक्ट? यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन थीटा इक्वल्स टू हुआ ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और एल और सी, ये सारी चीजें आ गई। अब ये क्या क्या है जरा इनका हम जिक्र कर ले, और उससे पहले मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दूं। ओके, तो मैंने कहा ये जो थीटा है ये क्या है, इसका जिक्र तो अभी मैंने आपको करके बता दिया था, दैट इज द ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन। तो मैं कह दूं थीटा इज द ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, और इसकी यूनिट क्या होती है, इन डिग्री। किसमें? डिग्री में। उसके बाद एल क्या है, लेंथ एल के लिए कहा जाता है, एल इज द लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब, है ना, एल इज द लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब। ये लीजिए, और ये जो लेंथ होती है पोलरिमीटर ट्यूब की, इसे हम हमेशा डेसीमीटर के अंदर रखते हैं, तो ये कहा जाता है इन डेसीमीटर, याद रहे, इन डेसीमीटर। करेक्ट? उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है सी। सी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सी होता है। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस में रखा जाता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रखा जाता है इन ग्राम पर एमएल, ये ग्राम पर एमएल के अंदर रखा जाता है। आई बात समझ में? तो देखो भाई, कौन कौन सी चीज किस में रखी गई है, ये डिग्री में रखी जाती है, बिल्कुल ठीक है, ये डेसीमीटर में रखी जाती है, बहुत अच्छे, और ये ग्राम पर एमएल में रखा जाता है, ठीक है। अब मैं इक्वेशन नंबर 4 को आगे बढ़ाता हूं, यहां लिख रहा हूं भैया मैं आगे। इक्वेशन नंबर 4 को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो देखो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल्स टू थीटा अपॉन एल डॉट सी, राइट। यानी मैं ये कह सकता हूं स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल्स टू क्या हो गया, थीटा अपॉन एल डॉट सी, यानी ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन अपॉन लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब और कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। ये लीजिए, ये बात हो गई आपके स्पेसिफिक रोटेशन की, दैट इज द इक्वेशन नंबर 5। आ गई बात समझ में? अब स्पेसिफिक रोटेशन थीटा, इसके बारे में भी मैं लिख लेता हूं, तो इसके बारे में मैं लिख सकता हूं, क्या हो गया ये, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, जरा देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं इसकी, यहां लिख रहा हूं, दिस इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ proportionality called स्पेसिफिक रोटेशन। हम इसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, जिसे स्पेसिफिक रोटेशन नाम दिया जाता है। और अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं, अगर मैं इसमें यूनिट्स की बात करूं तो यूनिट्स क्या हो गई, देखो यूनिट्स हो गई स्पेसिफिक रोटेशन की, यहां लिखता हूं भाई मैं, जगह कम है थोड़ा, इसको बोला जाता है डिग्री, इसकी यूनिट को बोला जाता है डिग्री, ये लीजिए, और इसकी यूनिट को बोलते हैं एल, डेसीमीटर, और सी की यूनिट को बोला जाता है ग्राम पर एमएल। इसकी यूनिट को बोला जाता है ग्राम पर एमएल। तो ये पूरी यूनिट क्या बन गई, इधर देखो, डिग्री, एमएल ऊपर चला गया, ये लीजिए, और डेसीमीटर इनवर्स और ग्राम इनवर्स, डेसीमीटर इनवर्स और ग्राम इनवर्स, ये लीजिए, ये पूरी यूनिट इसकी बन गई। तो स्पेसिफिक रोटेशन की जो यूनिट्स बनती है, दैट इज द डिग्री, एमएल, डेसीमीटर इनवर्स और ग्राम इनवर्स। ये मैंने अब तक आपको इक्वेशन नंबर 5 का जिक्र किया था। इक्वेशन नंबर 5 मैंने लिखी, मैंने कहा ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी,
कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन, और इसकी यूनिट्स क्या है, डिग्री, नीचे हमने डिग्री लिख दिया, इसकी डिग्री, एल का मतलब डेसीमीटर, और कंसंट्रेशन ग्राम पर एमएल में, ग्राम पर एमएल, एमएल ऊपर गया, डिग्री एमएल, और डेसीमीटर इनवर्स, ग्राम इनवर्स, ये इसकी यूनिट्स हो गई स्पेसिफिक रोटेशन की। अब मैं इसमें और आगे बढ़ता हूं, उससे पहले एक बार उतार लें आप लोग। यहां तक आपको सभी को हर बात समझ में आ गई होगी, करेक्ट। चलिए अब मैं आप लोगों को इस इक्वेशन नंबर 5 को और आगे लेके जाता हूं। देखो इक्वेशन नंबर 5 को हम और आगे लेके जाते हैं, समझो आप लोग। देखिए अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि मान लेते हैं कि लेट L इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर और C इक्वल्स टू 1 ग्राम पर ml, तो ऐसी स्थिति में फ्रॉम इक्वेशन 5 हम इक्वेशन 5 से क्या कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन थीटा इक्वल्स टू ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन थीटा, ये लीजिए, दैट इज द इक्वेशन नंबर 6। ये लीजिए, मैंने 5 को और आगे बढ़ाया और एक केस स्टडी कर डाली कि अगर मान लेते हैं कि L बराबर 1 डेसीमीटर हो जाए और C बराबर 1 ग्राम पर ml हो जाए, तो ऑब्वियसली ऐसी स्थिति में स्पेसिफिक रोटेशन ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन के बराबर ही हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दैट मीन्स स्पेसिफिक रोटेशन इज द ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन एक प्रकार का ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन ही है। कब? जब लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब इज 1 डेसीमीटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल इज 1 ग्राम पर ml कहा जाता है। क्लियर? तो मैं क्या बोल सकता हूं, दैट मीन्स specific rotation is the specific rotation is the observed angle of rotation. Specific rotation is the observed angle of rotation when concentration of sample is 1 gram per ml. Concentration of sample is 1 gram per ml and length of sample tube is 1 डेसीमीटर, और लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब कितनी है, 1 डेसीमीटर। उस वक्त जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वही ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन होता है, या उस वक्त का जो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन होता है वही स्पेसिफिक रोटेशन कहा जाता है। क्लियर? ये बात हुई आप लोगों के आगे की इस बात की। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने वाला हूं, समझना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब मैं करने वाला हूं, जरा आप लोग समझना आगे की चीज। देखिए मैंने कहा C क्या है, आप कहेंगे C कंसंट्रेशन है पॉलिमीटर ट्यूब के अंदर जो भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन की। मैंने कहा C क्या है, मैंने कहा पॉलिमीटर ट्यूब के अंदर जो भी सॉल्यूशन अवेलेबल है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। करेक्ट? अब अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि ये पॉलिमीटर ट्यूब है, करेक्ट, ये लीजिए, और ये जो पॉलिमीटर ट्यूब के अंदर मैंने सॉल्यूशन भरा है, ये लीजिए, ये है सॉल्यूशन ऑफ, बहुत ध्यान से समझना भी अब आगे की बात, ऑप्टिकली
एक्टिव सब्सटेंस। करेक्ट, आई बात समझ में? अब मैं ये कह रहा हूं कि ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन के बीच का रिलेशन हम ये लिखते हैं, ये लीजिए, जहां C क्या होता है, C कंसंट्रेशन कही जाती है, हम कहें C कंसंट्रेशन है, किसमें, ग्राम पर ml में, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर ml, ग्राम पर ml में कंसंट्रेशन है। ओके, अब आपसे जो मैं कह रहा हूं समझना, ये ग्राम पर ml में कंसंट्रेशन किसकी है, हम कहें इस सॉल्यूशन की, इस सॉल्यूशन की मतलब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के सॉल्यूशन की, उसकी कंसंट्रेशन है ये। क्लियर? अब एक बात बताओ, बहुत ध्यान से समझना, ये एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस एक बॉटल के अंदर रखा हुआ है, करेक्ट? ये लीजिए भैया, ये एक बॉटल है जिसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, कौन है, मैंने कहा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। वो ध्यान से समझना, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एक बॉटल में अवेलेबल है। हमने क्या किया समझना, हमने सबसे पहले हमने इसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट इसके अंदर लिया, ये लीजिए, और फिर इसके अंदर हमने वाटर ऐड किया, और वाटर ऐड करके ये लीजिए भैया पूरा पैक बना लिया, और उसके बाद में इसको हमने पीने की जगह पॉलिमीटर ट्यूब में भर दिया। इसको कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, जिसकी चर्चाएं अभी हो रही है। ये सॉल्यूशन बना के डाला गया है, आई बात समझ में? यानी पैक बना बना के डाले ना, तो ये है सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। लेकिन अगर मान लीजिए हम पैक बना बना के नहीं डाल रहे, बहुत ध्यान से समझना, देखो काम की बात है, हम पैक बना बना के नहीं डाल रहे, हमने तो सीधा बॉटल से ही भर दिया भैया। लो जी, कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब हमने कोई पैक नहीं बनाया, थोड़ा सा ये लिया, फिर पानी डाला, और उसके बाद हमने पॉलिमीटर ट्यूब के अंदर भरा, और कंसंट्रेशन हमने इसकी रख दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने तो इस पॉलिमीटर ट्यूब में सीधा बॉटल से भर दिया, जिसको आप कहते हो नीट, हाँ भाई, हमने इसको सीधा पॉलिमीटर ट्यूब के अंदर डाल दिया यहां से। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां से आपने इसको सीधा ही भर दिया, तो अब आपके पास यहां ये लीजिए, ये फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले में एक समस्या है। समस्या यह है इस फॉर्मूले के अंदर, अब आप इसका क्या करोगे, अब इस कंसंट्रेशन का क्या करोगे, बिकॉज कंसंट्रेशन तो तब होगी ना जब आपका एक सॉल्यूशन बना हुआ है कि ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, इतना सा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमने लिया था, फिर पानी मिलाया था, एक सॉल्यूशन बनाया हमने और उसको भर दिया। यानी पैक बना बना के जब तक डाल रहे हैं तब तक कंसंट्रेशन वर्ड काम कर रहा है। लेकिन अगर नीट ही भर दिया हमने सीधा, ये बॉटल लिए पॉलिमीटर ट्यूब लिए सीधा भर दिया, ये लीजिए, अब आपका कंसंट्रेशन वर्ड यहां पे काम नहीं करेगा। तो याद रखना, अगर आपके पास ये नीट का मतलब हो गया प्योर सैंपल, सॉल्यूशन नहीं है भैया, आपके प्योर सैंपल अवेलेबल है, तो फिर आपकी कंसंट्रेशन टर्म ये जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय डेंसिटी। यानी कंसंट्रेशन टर्म जो होती है इस फॉर्मूले की, वो डेंसिटी से रिप्लेस हो जाती है, बिकॉज डेंसिटी आल्सो एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर ml। तो अपना यूनिट में कहीं कोई चेंजेस नहीं आता है। तो हम फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो भी यहां है, इसकी डेंसिटी क्या है, वो डेंसिटी यहां पे रखी जाती है। तो प्योर सैंपल अगर पॉलिमीटर ट्यूब में है तो कंसंट्रेशन की जगह डेंसिटी, और अगर सॉल्यूशन है तो फिर कंसंट्रेशन काम में लेना ही लेना है। तो ये ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, ये लीजिए, एक ये जब सॉल्यूशन अवेलेबल होता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का, एक फॉर्मूला होता है ये जब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस प्योर पॉलिमीटर ट्यूब के अंदर फिल होता है। तो आप जरूर देख लेना कि आपको यहां फॉर्मूले में डेंसिटी रखनी है या कंसंट्रेशन रखनी है। क्लियर? बता देंगे। देखिएगा, अब हम जो बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे
कि ये ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन थीटा और ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है, स्पेसिफिक थीटा, ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब मैं बात करता हूं किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये रोटेशन डिपेंड करते हैं इनकी, देखिएगा। तो हम ये कह दें ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन, ये कुछ भी हो, ये उन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। ये कैसे पता करें? तो उनमें से मैं पहले ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन की बात करता हूं। तो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन थीटा उन पे डिपेंड करेगा जिन जिन फैक्टर्स के ऊपर कॉलिजन से डिपेंड करते हैं। यानी कॉलिजन्स बढ़ेंगे तो थीटा बढ़ेगा, कॉलिजन्स कम हो जाएंगे तो थीटा कम हो जाएगा। यानी जिन जिन फैक्टर्स के ऊपर ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड कर रहा है वो फैक्टर कौन से होंगे? वो फैक्टर वो होंगे जिनके ऊपर नंबर ऑफ कॉलिजन्स डिपेंड करेंगे। करेक्ट? तो हम ये कह दें, देखना भाई कि ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन, ये जो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन है ये किस किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट पॉइंट मैं ये कह दूं, ये ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन सबसे पहले तो डिपेंड करेगा सब्सटेंस की नेचर पर। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो भी है उसकी खुद की नेचर पर, क्योंकि हम जानते हैं हर किसी पार्टिकल की नेचर अलग अलग होती है कॉलिजन्स करने की। किसी की लड़ने भिड़ने की टेंडेंसी ज्यादा है, किसी की लड़ने भिड़ने की टेंडेंसी कम है, कोई ज्यादा उलझता है, कोई कम उलझता है, कोई अहिंसा परमो धर्म और कोई जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। राइट? तो हर किसी की नेचर अलग अलग है कॉलिजन्स करने की। तो पहला फैक्टर तो क्या हो गया? पहला फैक्टर तो ये हो गया दैट इज द नेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। मतलब आप सारे फैक्टर कांस्टेंट रख लो, सभी फैक्टर्स को एक जैसा रख लो, लेकिन केवल सब्सटेंस की नेचर को चेंज कर दो तो ऑब्वियसली ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन कुछ अलग आएगा। क्योंकि मैंने कहा ना सबकी लड़ने की, भिड़ने की, कॉलिजन करने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। राइट? नेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर हम ये कहते हैं कि लेंथ ऑफ द पॉलिमीटर ट्यूब, अगर आप ये चेंज कर दो तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स चेंज हो जाएंगे, वो चेंज हो गए तो थीटा चेंज हो जाएगा। यानी कि लेंथ ऑफ पॉलिमीटर ट्यूब, लेंथ ऑफ पॉलिमीटर ट्यूब, लेंथ ऑफ पॉलिमीटर ट्यूब। तीसरा फैक्टर, अगर मैं तीसरे फैक्टर की बात करूं तो दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। तीसरा फैक्टर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। सैंपल की कंसंट्रेशन, जो भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हमने लिया है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब चौथा और पांचवा फैक्टर देखो। चौथा और पांचवा फैक्टर जो होते हैं उनका फॉर्मूले में कहीं जिक्र नहीं होता, बट उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। और वो चौथा फैक्टर तो क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर हम जानते हैं टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज थर्मल एनर्जी क्या होती है? 3/2 kT, दैट इज द थर्मल एनर्जी। अगर आप ये T चेंज कर दोगे तो थर्मल एनर्जी चेंज हो जाएगी, यानी पार्टिकल्स की खुद की एनर्जी चेंज हो जाएगी। और अगर खुद की एनर्जी चेंज होगी पार्टिकल्स की तो एनर्जी कॉलिजन पर डिपेंड करती है। अगर एनर्जी चेंज तो उनकी कॉलिजन करने की टेंडेंसी भी चेंज, ये ध्यान रखना। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ कॉलिजन्स, और अगर कॉलिजन्स डिपेंड करेंगे ना तो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन भी डिपेंड करेगा। और फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है? दैट इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये जो हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट ली है ना उसकी वेवलेंथ पर भी डिपेंड करती है कॉलिजन की टेंडेंसी। व्हाई? बिकॉज हम जानते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। ये लीजिए, एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। अगर हमने लाइट की वेवलेंथ चेंज कर दी
तो एक तरह से लाइट के पार्टिकल्स की एनर्जी चेंज कर दी, और अगर लाइट के पार्टिकल्स की एनर्जी चेंज हो गई तो उनकी कोलिजन करने की टेंडेंसी भी चेंज हो गई। इसका मतलब अगर कोलिजन करने की टेंडेंसी चेंज हो गई ना, तो दैट मींस ऑब्वियसली ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन भी चेंज हो गया। तो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन कुल 5 बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी? एक, खुद की नेचर पर, दूसरा लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब, तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, चौथा और पांचवा टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये 5 फैक्टर है जिसके ऊपर ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन यानी कि थीटा डिपेंड करता है। ये याद रखिएगा, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन थीटा इन 5 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन की ये कहानी नहीं है। स्पेसिफिक रोटेशन की कहानी कुछ अलग है। अब उसकी क्या कहानी है, जरा हम उसकी चर्चा करते हैं। आओ समझते हैं उसको भी हम। देखिएगा, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन के बाद अब मैं बात करता हूं स्पेसिफिक रोटेशन की। स्पेसिफिक रोटेशन किस पर डिपेंड करता है, इसको समझाने के लिए मैं फिर से वही इक्वेशन नंबर 4 का जिक्र करता हूं। देखो, specific rotation डिपेंड्स अपॉन, देखो स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड्स अपॉन, क्या बात करते हैं हम लोग? स्पेसिफिक रोटेशन ये होता है, दैट शुड बी इक्वल्स टू, ये लीजिए, ये होता है, करेक्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक रोटेशन किस पर डिपेंड करेगा? मैं कह दूं, स्पेसिफिक रोटेशन उन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, समझना, स्पेसिफिक रोटेशन उन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा जो फैक्टर्स इसे चेंज करे बिना इसको चेंज कर दे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्या बोल गया मैं? स्पेसिफिक रोटेशन उन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा जो फैक्टर्स इन्हें चेंज किए बिना इसे चेंज कर दे। अगर L और C चेंज ना हो और उसके बाद भी थीटा चेंज हो जाए तो स्पेसिफिक रोटेशन शर्तिया चेंज हो जाएगा। क्लियर? और इसमें सबसे पहला फैक्टर हो गया कौन? नेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। आप पार्टिकल की नेचर को चेंज कर दो ना, पार्टिकली बदल दो, तो ऑब्वियसली थीटा चेंज होगा। थीटा कुछ और होगा लाइक पार्टिकल का, तो स्पेसिफिक भी कुछ अलग होगा। अगर मैं L और C वही रखूं तो भी, तो मैं कह सकता हूं पहला फैक्टर जो होता है जिस पर स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड करता है, ये फैक्टर है नेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। नेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की नेचर पर। दूसरा और तीसरा फैक्टर कौन है? वो फैक्टर जो इसको चेंज कर दे, L और C को चेंज किए बिना। और ऐसे 2 फैक्टर कौन कौन है? एक टेम्परेचर, ये लीजिए, और तीसरा फैक्टर वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये लीजिए, तो आपने एक चीज देखी, 5 फैक्टर जो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन के अभी मैंने लिए थे, उन 5 में से मैंने यहां केवल 3 का जिक्र किया, 2 का जिक्र तो किया ही नहीं। कौन कौन से? लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, इनका तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। यानी कि एक्चुअली स्पेसिफिक रोटेशन इन दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर ये स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज हमें ये पता है कि अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो इसको डबल करूंगा तो डबल ये भी होगा, डबल से डबल कैंसिल, ये महाराज तो उतने ही रहे। अगर मैं इसको आधा कर दूंगा तो आधा ये भी हो जाएगा, आधे से आधा कैंसिल,
ये उतना ही रहा। अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल कर दूंगा, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम कर दूंगा, तो उतना ही टाइम ये थीटा भी हो जाएगा, उतने टाइम से उतना टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये उतना ही रहेगा। इसका मतलब स्पेसिफिक रोटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब, लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। 5 में से जो 5 फैक्टर ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन के हमने अभी लिए थे, उन 5 में से केवल 3 फैक्टर पर ही स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड करता है। उन 5 में से 2 फैक्टर, दैट इज द लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, इन 2 फैक्टर्स के ऊपर स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट रहता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी मैं क्या कह सकता हूं, समझिएगा। स्पेसिफिक रोटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ polarimeter tube, length of polarimeter tube and concentration of sample, length of the polarimeter tube and concentration of the sample। याद रहे, इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर स्पेसिफिक रोटेशन इंडिपेंडेंट होता है, कभी भी डिपेंड नहीं करता। केवल और केवल इन 3 फैक्टर्स के ऊपर ही स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड करता है। ऑलवेज रिमेंबर। ये बात हुई आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन एंड स्पेसिफिक रोटेशंस की। ठीक है, अब मैं आगे की बात करता हूं। अब मैं जब भी कभी आप स्पेसिफिक रोटेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना, जब भी कभी आप स्पेसिफिक रोटेशन, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, इनके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैं डेटास कैसे रखते हैं उनका जरा जिक्र कर लूं। देखो, मैं आपको थोड़ा डेटास रखना सिखा दूं, यूनिट कन्वर्जन सिखा दूं, इसको भी जरा समझ लीजिए आप लोग। देखो, जब भी कभी आप लोग ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो अपनी इक्वेशन है दिस इक्वल्स टू दिस दिस। आगे बात समझ में। अब आप ये जानते हो, आप लोगों को ये पता है कि यहां कौन सी टर्म किस में रखी जाती है। ओके, कौन सी टर्म किस में रखी जाती है ये आप लोग जानते हो। थीटा किस में रखा जाता है, इन डिग्री, डिग्री में रखा जाता है। अच्छा, एल किस में रखी जाती है, आप कहोगे इन डेसीमीटर, डेसीमीटर में रखी जाती है। बहुत अच्छी बात। अब अगर डेसीमीटर में रखी जाती है तो आपको यह बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि 1 मीटर में 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर होता है। एक तो ये बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए, करेक्ट। और या फिर मैं साथ में एक ऐसे भी कह दूं कि 1 डेसीमीटर का मतलब 10 सेंटीमीटर भी होता है। 1 डेसीमीटर का मतलब क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, करेक्ट। तो एक तो ये वाली यूनिट कन्वर्जन आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, करेक्ट। ध्यान रख लोगे आप लोग, बड़ी छोटा सा यूनिट कन्वर्जन है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई मैंने, तुम लोग सब जानते हो, लेकिन हाँ फिर भी पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं इसकी। बताइए कंसंट्रेशन को हमें रखना किस में है, हम कहेंगे ये ग्राम पर एमएल में रखा जाता है। अब अगर आपको कंसंट्रेशन सवाल में ग्राम पर एमएल में दी हुई हो तो बहुत अच्छे। अगर हमें कंसंट्रेशन ग्राम पर एमएल में दी है तो और क्या चाहिए हमारे को, हम भी यही चाहते हैं कि ग्राम पर एमएल में मिले। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे को ये कंसंट्रेशन ग्राम पर एमएल में नहीं दी हुई है, बल्कि हमें ये कंसंट्रेशन तो मोलरिटी में दी हुई है। हमें कंसंट्रेशन किस में दी हुई है, मोलरिटी में। मान लीजिए कि अगर ये कंसंट्रेशन मोलरिटी में दी हुई है, अब हम क्या करेंगे, क्लियर। तो याद रहे, अगर ये कंसंट्रेशन मोलरिटी में दी हुई है तब आप क्या करोगे, ये आप देखेंगे। देखो, हम कहें लेट कंसंट्रेशन इज गिवन इन मोलरिटी।
ओके, कंसंट्रेशन हमारे को मोलरिटी में गिवन है, मान लेते हैं, राइट। हमारे को दिया गया है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू XM। हमारे को दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कितनी है, XM। इट मे बी 1M, इट मे बी 2M, इट मे बी 0.1M, 0.01M, 0.15M, कुछ भी हो सकती है, मतलब XM गिवन है। अब आपको इस सॉल्यूशन को, इस फॉर्मूले को काम में लेना है। अब कैसे लोगे, बिकॉज आपको तो कंसंट्रेशन ग्राम पर ml में रखनी। अब आप क्या करोगे, तो मैं पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं। याद रखिएगा, अगर आपको कंसंट्रेशन मोलरिटी में दी गई है, ऐसी स्थिति में आप जितनी मोलरिटी दी हुई है, यानी कि ये मोलरिटी, उस x को मल्टीप्लाई करना किससे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे GMM ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, GMM ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। देखो इतना सारा बार बार नहीं लिखेंगे, सीधा GMM लिखेंगे, तो पता होना चाहिए GMM किसका। अरे GMM उसका ही जिसकी कंसंट्रेशन गिवन है। और कंसंट्रेशन किसकी गिवन है, कंसंट्रेशन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की गिवन है। तो जिसकी कंसंट्रेशन गिवन है ना, उसी का मोलर मास आपको यहां पे रखना है। तो x को GMM से मल्टीप्लाई कर देना और इसको डिवाइड कर देना 1000 से। लीजिए, ये आपका ये पोर्शन पूरा बन चुका है ग्राम पर ml में कंसंट्रेशन। ये बन चुका है ग्राम पर ml के अंदर कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में सेट करो, बाद की बातें हैं कैसे आया कैसे नहीं आया अभी बता देता हूं, पहले तो इसे दिमाग में सेट करो। उतारो, अब देखिए ये आया कैसे, मुझे ये जिक्र करना है आप लोगों के साथ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो मैंने कहा ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को हमेशा। अब केवल हमारी नॉलेज के हिसाब से कि ठीक है, हमें पता हो ये कैसे आया है, ये समझ लेते हैं एक बार। देखो कैसे आया मैं बताता हूं। मैंने कहा कंसंट्रेशन C क्या है, XM, करेक्ट, यानी C बराबर XM है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द XM? XM का मतलब होता है X मोल पर लीटर। इसका मतलब हो गया X मोल पर लीटर। C को मैंने क्या लिख दिया, X मोल पर लीटर। इज इट क्लियर? ओके, अब आप देखिएगा आगे, बहुत सिंपल सी बात है। अब हम ये जानते हैं कि X मोल पर लीटर को अगर हम ऐसे भी लिख दें तो चलेगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू द X मोल पर 1000 ml। बिकॉज 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि X मोल पर लीटर मीन्स X मोल पर 1000 ml। ओके, ये लीजिए, तो ये 1000 थोड़ा समझ में आने लगा है हम लोगों को। अब मैं ये भी जानता हूं, देखना इधर, कि मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मोल इक्वल्स टू होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला होता है, मोल इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, जनरल फॉर्मूला ये। अगर इसका मतलब, अगर ये जो मोल है, इस मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ये लीजिए, मोलर मास का मतलब हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास का क्या मतलब हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे को क्या मिल जाएगा, मास इन ग्राम। ये लीजिए, क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम। इसका मतलब अगर इस मोल को, है ना, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इसका मतलब मोलर मास से मल्टीप्लाई करते ही, ये मल्टीप्लाई करते ही मास इन ग्राम है। तो यानी ये जो X मोल है, इसके जो मोल है, इसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूं, GMM से, मोलर मास से। ये लीजिए, ये लीजिए, जैसे ये मल्टीप्लाई हुआ, ये टर्म क्या आ गई, ग्राम, ये ग्राम हो चुकी, और ये नीचे 1000 है और ml मैंने यहां लिख दिया। तो एक्चुअली ये कंसंट्रेशन देखो किस में आ चुकी है,
ये कंसंट्रेशन आ चुकी है x इंटू GMM अपॉन 1000, x इंटू GMM अपॉन 1000, और किसमें आ चुकी है, ग्राम पर ml में। ये लीजिए, यही बात मैंने इसके अंदर आप लोगों को बताई है। करेक्ट? चलिए उतार लीजिएगा। देखिए, आफ्टर एंगल ऑफ रोटेशन एंड स्पेसिफिक रोटेशन, अब हम लोग बात करते हैं एनेंशियोमेरिक एक्सेस या कह दूं ऑप्टिकल प्योरिटी की। देखो, सबसे पहले तो हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म करते हैं। 2-3-4 फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को समझते हैं और फिर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले अब आप लोग हेडिंग डालिएगा, एनेंशियोमेरिक एक्सेस, एनेंशियोमेरिक एक्सेस। एनेंशियोमेरिक एक्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, दैट इज द एनेंशियोमेरिक एक्सेस। और इसी को हम और क्या बोल देते हैं, इसी का नाम है ऑप्टिकल प्योरिटी। एनेंशियोमेरिक एक्सेस को ही हम और क्या बोल देते हैं, दैट इज द ऑप्टिकल प्योरिटी। तो एनेंशियोमेरिक एक्सेस कह दो या ऑप्टिकल प्योरिटी कह दो। ओके, देखो क्या होता है एनेंशियोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी। फॉर्मूला क्या है इसका जरा समझेंगे। एनेंशियोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी का पहला फॉर्मूला तो होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ये जो मेजर एनेंशियोमर होता है उसकी परसेंटेज माइनस माइनर एनेंशियोमर की परसेंटेज, दोनों का जो डिफरेंस होता है, दैट इज द एनेंशियोमेरिक एक्सेस। ये चीजें आज से पहले मैंने आप लोगों से सम बेसिक टर्मिनोलॉजी में डिस्कस की थी। जिस दिन हम लोगों ने मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, रिजोल्यूशन क्या होता है, राइट, इसके अलावा रिजॉल्वेबल नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड कौन से होते हैं, रैसिमिक मिक्सचर क्या होता है, उस वक्त मैंने आपको बताया था परसेंटेज ऑफ रैसिमाइजेशन, एनेंशियोमेरिक एक्सेस, मेजर एनेंशियोमर की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, माइनर की कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ रैसिमाइजेशन कैसे निकालते हैं, इन सबका जिक्र हम लोगों ने किया था। एक टॉपिक पढ़ा था हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में, सम बेसिक टर्मिनोलॉजी, वहां हमने ये सब चीजें पढ़ी थी। आज उन्हीं में से कुछ चीजें रिपीट हो रही है। देखना, एनेंशियोमेरिक एक्सेस बराबर क्या बोला जाता है, ये कहा जाता है परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंशियोमर। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंशियोमर, मेजर एनेंशियोमर की परसेंटेज माइनस परसेंटेज ऑफ माइनर एनेंशियोमर, परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंशियोमर माइनस परसेंटेज ऑफ माइनर एनेंशियोमर, ऐसे हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया था। ये पहला फॉर्मूला होता है एनेंशियोमेरिक एक्सेस का। ये लीजिए, देखो दूसरे टाइप का फॉर्मूला एनेंशियोमेरिक एक्सेस का क्या होता है उसको भी देख लो। एनेंशियोमेरिक एक्सेस का ही एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है अमाउंट ऑफ मेजर एनेंशियोमर। अमाउंट जरूरी नहीं है ना कि परसेंटेज में ही हो, अमाउंट मोल वगैरह में भी हो सकता है कि सॉल्यूशन में एक एनेंशियोमर के इतने मोल है, एक एनेंशियोमर के इतने मोल है, तो बताइए एनेंशियोमेरिक एक्सेस कितनी है। तो हम कहें अमाउंट ऑफ मेजर एनेंशियोमर, अमाउंट ऑफ मेजर एनेंशियोमर माइनस अमाउंट ऑफ माइनर एनेंशियोमर अपॉन टोटल अमाउंट, ठीक है, एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज कॉल्ड एनेंशियोमेरिक एक्सेस। अगर हमें अमाउंट मोल्स वगैरह के अंदर गिवन होता है तो हम अमाउंट ऑफ मेजर एनेंशियोमर माइनस अमाउंट ऑफ माइनर एनेंशियोमर डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100, इससे भी हम लोग एनेंशियोमेरिक एक्सेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको मैंने कहा दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब स्पेसिफिक एनेंशियोमेरिक एक्सेस निकालने का ही एक और तरीका होता है जो स्पेसिफिक रोटेशन पर बेस्ड है, ठीक है। तो तीसरा फॉर्मूला एनेंशियोमेरिक एक्सेस का क्या है वो जरा समझिएगा कि हमारे को जो भी मिक्सचर दिया गया है, हमारे को जो भी मिक्सचर दिया गया है जिसका एनेंशियोमेरिक एक्सेस निकालना है, हमें उस मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन गिवन होता है। तो मैं कह दूं स्पेसिफिक रोटेशन
स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन, and that is divided by specific rotation of major enantiomer, specific rotation of major enantiomer in its pure form, specific rotation of major enantiomer in its pure form, and that is multiplied by 100, that is also called enantiomeric axis। ये लीजिए, और इसको कहा जाता है इक्वेशन नंबर 3। तो आपने एक चीज देखी कि एनेंशियोमेरिक एक्सिस फर्स्ट इक्वेशन से भी आ सकता है, दूसरी इक्वेशन से भी आ सकता है, तीसरी इक्वेशन से भी आ सकता है। हमें कौन सी इक्वेशन लगानी है ये इस बात पे डिपेंड करता है एक्चुअली हमें डेटा किस प्रकार का दिया गया है। क्लियर? तो हम ये कहते हैं कि हमें जिस वक्त जरूरत हो जिस इक्वेशन की, हम उन्हीं इक्वेशन को आपस में इक्वल कर सकते हैं। डिपेंड करता है डेटा किस तरह से दिया गया है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे बियर लैम्बर्ट लॉ में हम कहते थे A इक्वल्स टू एप्सिलॉन LC इक्वल्स टू log I0 अपॉन IT इक्वल्स टू 2 माइनस log परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस। तो हमें जिस इक्वेशन की जरूरत होती थी हम उन्हीं दो को आपस में इक्वल कर लेते थे। तो वही काम हम यहां भी कर सकते हैं, बिकॉज एनेंशियोमेरिक एक्सिस इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3। ये लीजिए, ये एनेंशियोमेरिक एक्सिस हो गया। That should be equals to equation number 1, 2 and 3। ये सब आपस में इक्वल होती है। ओके, चलिए, तो ये आप लोग ध्यान रखना। ये बात हुई हमारे एनेंशियोमेरिक एक्सिस की। अब इसमें एक और टर्म होती है दैट इज कॉल्ड एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन। इसको जरा आप लोग और समझिएगा, फिर हम लोग इसका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट आप लोग टॉपिक हेडिंग डालेंगे एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन। हेडिंग डालिएगा एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन। देखो, एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन का क्या मतलब है, इसको जरा समझिए आप। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन। देखो, एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन हेडिंग डालेंगे आप लोग। एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन। देखो, एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन से मतलब क्या है, जरा इसको समझिएगा आप लोग। सपोज ये हमने कोई एक सॉल्यूशन लिया, स्पीकर के अंदर कोई सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में कौन है जरा वो समझते हैं। सपोज इस सॉल्यूशन के अंदर कई प्रकार के कंपाउंड हैं। मैंने कहा एक कंपाउंड कोई ये कौन है, होगा कोई। एक कंपाउंड कोई ये है, कौन है, ये हो सकता है इसका एनेंशियोमर हो सकता है इसका डायस्टीरियोमर है, कुछ भी हो। एक कंपाउंड कोई ये है, ये कौन है, हो सकता है इसका कोई डायस्टीरियोमर हो, ये इसका डायस्टीरियोमर हो सकता है, इसका हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, या इसका एनेंशियोमर या इसका एनेंशियोमर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी है। और माना ये भी कोई एक कंपाउंड है इसके अंदर। आई बात समझ में? ऐसे कई प्रकार के कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट है। अब ये कहा जाता है कि अगर मैं इस मिक्सचर के रोटेशन की बात करूं तो याद रहे, अगर आपसे ये कहा जाए कि इस मिक्सचर के रोटेशन के बारे में आपका क्या कहना है, तो आप कहोगे कि भाई हमारा केवल इतना सा कहना है कि ये जो मिक्सचर का रोटेशन होगा
है ना, यानी पोलराइज लाइट के प्लेन को जो ये मिक्सचर ये सॉल्यूशन रोटेट करेगा वो एक्चुअली इन सब से मिलके ओवरऑल रोटेशन होगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि पोलराइज लाइट के प्लेन को जब ये सॉल्यूशन रोटेट करेगा तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो आप यही कहोगे कि पोलराइज लाइट के प्लेन को अगर ये सॉल्यूशन रोटेट कर रहा है तो एक्चुअली इन सभी का उस रोटेशन में योगदान है। कुछ ये करेगा, कुछ ये करेगा, कुछ ये करेगा, कुछ ये करेगा, हो सकता है सब एक ही डायरेक्शन में करे, हो सकता है कुछ क्लॉकवाइज कुछ एंटी क्लॉकवाइज करे, मतलब कुल मिला के सारा निचोड़ लास्ट एंगल ऑफ रोटेशन होगा। और वो निचोड़, वो लास्ट एंगल ऑफ रोटेशन ही कहलाएगा इस मिक्सचर का रोटेशन, दैट इज कॉल्ड एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन। इसे ही हम क्या कहेंगे, एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन, करेक्ट। ये एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन हुआ। अब ये एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन अगर मैं निकालूं मैथमेटिकली तो क्या कहेंगे हम लोग, वो देखें जरा। तो मैं कह दूं एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन अगर मैं इसका जिक्र करता हूं यहां तो ये किसके बराबर है, मैं कहूंगा एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब हुआ कि इसमें से माना कोई भी एक कंपाउंड, ये ब्लू वाला, इसका एंगल ऑफ रोटेशन प्लस माइनस थीटा जो भी है, करेक्ट, और इसका अमाउंट, कंसंट्रेशन कह दूं, अमाउंट कह दूं, इसका अमाउंट कहता अमाउंट A1, या चलिए अमाउंट कह देता हूं, अमाउंट। आ रही बात समझ में, इसका अमाउंट हो गया, ओके, इसको मैंने 1 कह दिया और इसका अमाउंट भी मैंने 1 कह दिया। लीजिए भैया, अब इसका ये रोटेशन प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, प्लस फिर मैंने कहा इसका कुछ ना कुछ तो रोटेशन होगा, तो प्लस माइनस थीटा इस ब्लैक वाले का कह दिया मैंने, लो जी, प्लस माइनस थीटा 2 नंबर कह दिया इस ब्लैक वाले का, और इसका भी कुछ ना कुछ तो अमाउंट इसके अंदर है ही, क्लियर। चलिए जी, और इसमें मैंने जोड़ा, अब इसके अंदर और कौन है, ये रेड वाला कंपाउंड भी है, इसका भी कुछ ना कुछ तो रोटेशन है, माना प्लस माइनस थीटा इसका भी है, और मल्टीप्लाई बाय इसका भी कुछ ना कुछ अमाउंट तो है, राइट। प्लस और कौन भैया, इसके अंदर एक ग्रीन कंपाउंड और है, तो मैं कह दूं इसका भी कुछ ना कुछ रोटेशन तो है, ये लीजिए प्लस माइनस थीटा 4 मल्टीप्लाई बाय इसका भी कुछ ना कुछ अमाउंट है, ये लीजिए, राइट, एंड डैश 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 डैश, ऐसे कितने भी कंपाउंड इसके अंदर हो सकते थे, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, ये लीजिए, दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। इसको हम कहते हैं एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन। याद रहे, एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन किसका होता है, एक मिक्सचर में उपस्थित कई प्रकार के कंपाउंड्स का ओवरऑल रिजल्ट। अब ये कंपाउंड्स हो सकता है केवल 2 पेयर ऑफ एनिंगशोमर हो सकता है केवल 2 पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर हो सकता है 3 डायस्टीरियोमर हो सकता है 4 अलग अलग प्रकार के कंपाउंड हो, कुछ भी हो, हम लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा इस मिक्सचर के रोटेशन का, दैट इज कॉल्ड एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन। और उसका फॉर्मूला हो गया किसी एक कंपाउंड का रोटेशन उसका अमाउंट, प्लस दूसरे का रोटेशन उसका अमाउंट, फिर तीसरे का रोटेशन उसका अमाउंट, फिर चौथे का रोटेशन उसका अमाउंट, इनको मल्टीप्लाई करते चलो, आपस में जोड़ते चलो, और लास्ट में टोटल अमाउंट से डिवाइड कर दो, आखिर में जो भी रोटेशन आएगा दैट इज कॉल्ड एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन। इस प्रकार से आप लोग एक सॉल्यूशन का एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की, वो मैं आपको देता हूं, उतारेंगे आप। देखिएगा, 3 सवाल हम लोगों ने लिए हैं, 1 बाय 1। इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, जरा देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मिक्सचर कंटेन 2 कायरल स्पीशीज। एक मिक्सचर है जो कि 2 कायरल स्पीशीज रखता है। ए मिक्सचर कंटेन 2 कायरल स्पीशीज और इक्वल अमाउंट में रखता है। इक्वल अमाउंट का मतलब हो गया दोनों 1:1 के अंदर प्रेजेंट है। What is the meaning of the equal amount? इक्वल अमाउंट का मतलब है दोनों 1:1 में प्रेजेंट है, राइट। और थीटा ऑफ बोथ स्पीशीज आर +20 डिग्री
एंड प्लस 40 डिग्री रेस्पेक्टिवली। दोनों के प्लस 20 डिग्री और प्लस 40 डिग्री है। इसका मतलब ये दोनों कौन है? हम कहें ये दोनों कोई भी हो, पेयर ऑफ एनेंटियोमर तो नहीं है, या तो ये पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर है और या फिर ये कोई दो अलग अलग कंपाउंड है, कोई भी हो। ये दो कंपाउंड मिक्सचर के अंदर है और हमारे को मिक्सचर का एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है। इसका मतलब हमें एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है। और याद रहे मिक्सचर में ये दोनों 1:1 के अंदर अवेलेबल है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है जरा देखिएगा, एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन, एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन AAOR, मैं सीधा ये लिख देता हूं, एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन है ना मिक्सचर का, क्या होगा? फॉर्मूला था प्लस माइनस थीटा 1 इंटू अमाउंट टू 1 प्लस माइनस थीटा टू मल्टीप्लाई बाय amount to, and that is also divided by total amount। ये भी तो था कि टोटल अमाउंट से हमारे को डिवाइड भी करना है, ये भी तो था हमारे फॉर्मूले के अंदर। क्लियर? तो एक बात बताइए, अगर मुझे अब यहां एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है मिक्सचर का, तो ये 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1, 40 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। भाई टोटल अमाउंट का क्या हो गया? तो 1:1 का मतलब 1 प्लस 1, ये टोटल अमाउंट हो गया। दैट शुड बी इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 2, दैट शुड बी इक्वल्स टू 30 डिग्री इज द आंसर। लीजिए, दैट इज द एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन। अब मैं बिल्कुल यही फॉर्मूला सेकंड में निकाल लगाता हूं। देखो, ए मिक्सचर कंटेन 2 कायरल स्पीशीज और वही इन इक्वल अमाउंट, लेकिन एक का प्लस 20 डिग्री है और एक का माइनस 40 डिग्री है। तो बताइए एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन मिक्सचर का क्या हुआ? प्लस 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 40 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। यही हुआ। अच्छा, प्लस 20, ये 20 ऐसे कैसे रहा, ये माइनस 40 हो गया, दैट इज डिवाइडेड बाय 2। तो माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस का 10 डिग्री। ये लीजिए, सेकंड सॉल्यूशन का हम एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं इस प्रकार से। अब मैं बात करता हूं थर्ड एग्जांपल की, थर्ड क्वेश्चन का अब हम लोग जिक्र करते हैं। देखो, थर्ड के अंदर अगर आप देखें तो चीज वही है, ए मिक्सचर कंटेन 2 कायरल स्पीशीज, यहां पर भी 2 कायरल स्पीशीज प्रेजेंट है। ए मिक्सचर कंटेन 2 कायरल स्पीशीज, लेकिन अब के बोला गया है 3:1 के अंदर है, करेक्ट? और इनके रोटेशन कितने कितने हैं? प्लस 20 डिग्री एंड प्लस 40 डिग्री। तो बताइए एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? बहुत सिंपल है, एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन, ये लीजिए, एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन बराबर क्या हुआ? देखो, 20 डिग्री वाला 3 में है, तो ये लीजिए, और 40 डिग्री वाला 1 में है, दैट इज डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, क्योंकि कुल अमाउंट उस रेशो का सम होगा ऑब्वियसली। क्लियर? तो ये कितना हो गया? 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4, यानी 100 डिवाइडेड बाय 4, दैट शुड बी इक्वल्स टू 25 डिग्री। तो ये लीजिए, फर्स्ट का आंसर 30 डिग्री है, सेकंड का आंसर माइनस 10 डिग्री है और थर्ड का आंसर प्लस का 25 डिग्री है। ये मैंने पहले 3 सवाल सॉल्व किए हैं, उतारेंगे आप लोग। अब अगले सवाल और लेते हैं। देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अब हमारे को यहाँ एनेंटियोमेरिक एक्सिस गिवन है इस सवाल के अंदर, और एनेंटियोमेरिक एक्सिस के साथ साथ हमारे को प्योर डी का स्पेसिफिक रोटेशन भी गिवन है। ये 2 चीजें गिवन है हमारे को, और हमसे पूछा गया है कि बताइए मिक्सचर में डी की परसेंटेज कितनी है, बताइए मिक्सचर के अंदर एल की परसेंटेज कितनी है, और बताइए मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है। ये हम लोगों से पूछा गया है। और ये बात समझ में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जरा मैं आपको ये समझा देता हूं। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं इसके अंदर
आपको बेसिक चीजें समझा दूं, यानी परसेंटेज ऑफ डी आइसोमर और परसेंटेज ऑफ एल आइसोमर। पहले मैं आपको ये दोनों बातें समझा रहा हूं। देखो ये दोनों बातें कैसे समझा रहा हूं, देखते हैं हम। यहां इतना तो हमारे को समझ में आ रहा है कि एनेंटियोमेरिक एक्सेस एल का 60% है, इसका मतलब मिक्सचर में एल ज्यादा है, डी कम है। ओके, और मैंने आपको ये चीज बता रखी है कि परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंटियोमर इक्वल्स टू होता है 100 प्लस एनेंटियोमेरिक एक्सेस डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। मेजर एनेंटियोमर की परसेंटेज कितनी होती है, 100 प्लस एनेंटियोमेरिक एक्सेस डिवाइडेड बाय 2। ये हम लोगों को पता है, क्लियर। तो अगर परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंटियोमर, मेजर का मतलब एल यहां पर इस वक्त मेजर है, तो परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंटियोमर का मतलब है परसेंटेज ऑफ एल, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। तो ये कितना आएगा, 100 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 80%। ये लीजिए, तो परसेंटेज ऑफ एल इक्वल्स टू हो गया 80%। ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, क्लियर। अब आप याद कीजिए, हम लोग ये भी पढ़ कर रहे हैं, साथ के साथ मैं ये भी समझा दूं आपको। परसेंटेज ऑफ माइनर एनेंटियोमर, अब या तो आप इसी में से माइनस कर दो, 100 में से 80 गए, 20 बन गया। माइनर एनेंटियोमर का मतलब हो गया परसेंटेज ऑफ डी। तो अगर एल 80% है तो डी 20% होगा, या तो अपन ऐसे निकाल दे या वही फॉर्मूला लगा दे, 100 माइनस एनेंटियोमेरिक एक्सेस डिवाइडेड बाय 2। तो 100 में से 60 गया डिवाइडेड बाय 2 और दैट शुड बी इक्वल्स टू कितना आ गया, 20%। ये लीजिए, एक तरीका ये था। तो मैंने डी की और एल की दोनों की परसेंटेज आपको आइडेंटिफाई करके बता दी है। कैसे करी आपके बात समझ में आ गई होगी। डी और एल की परसेंटेज हम निकाल चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करके आपको बता चुका हूं, जो बहुत ही बेसिक पार्ट था। हम सब बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर ये सब कुछ कर चुके हैं। अब काम की चीज थी ये, हमें अब ये पढ़ना है, यानी मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन सीखना है। देखो मैं इसलिए आपसे इतना डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आप रटो मत, इन चीजों को समझो। मैं आपको इसको निकालने के दो तरीके सिखाता हूं, बोथ आर करेक्ट। आप देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। देखो अब मैं इस मिक्सचर को जरा समझूं और आप लोगों को ये बताऊं कि भाई ये मिक्सचर अब इस वक्त ये कहानी रखता है कि ये एक मिक्सचर है। ये लीजिए, ये मिक्सचर किसका है, हम कहेंगे ये मिक्सचर दो एनेंटियोमर्स का है। इस मिक्सचर में ये दो एनेंटियोमर्स हैं। ये लीजिए, ये मिक्सचर ये है। अच्छा, क्या दोनों बराबर हैं, हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों बराबर बिल्कुल नहीं है। अगर हम ये कह दें कि ये L है और अगर ये D है तो ये चीज क्लियर रहे कि जो L है वो 80% है। L कितना है, 80% है, और जो D है वो 20% है। ये अपने को ध्यान रहे। यानी इस मिक्सचर के अंदर दो एनेंटियोमर्स हैं, एक 80% एक 20% है। ये कहानी है इस मिक्सचर की। और हमें इस मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन आइडेंटिफाई करना है। दो तरीके हैं हमारे पास, देखो दोनों ही तरीके मैं आपको समझाता हूं बड़े ही अच्छे तरीके से। अरे मिक्सचर का अगर आपको रोटेशन निकालना है, मिक्सचर का स्पेसिफिक निकालना है, तो यार ये एक प्रकार का एवरेज ही तो हो गया। अब ये एवरेज ऑब्जर्व का हो जाए या एवरेज स्पेसिफिक का हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एवरेज स्पेसिफिक का निकाल रहे हो तो इंडिविजुअल कंपोनेंट के भी स्पेसिफिक रखो। अगर एवरेज तुम ऑब्जर्व का निकाल रहे हो तो सभी कंपोनेंट के ऑब्जर्व रखो एवरेज के फॉर्मूले के अंदर। तो मैंने क्या बोला, मैं यहां एवरेज स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, एवरेज स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। यानी लीजिए, इस पूरे मिक्सचर का जो रोटेशन है वो एक तरह से उस मिक्सचर का एवरेज ही तो हुआ।
लेकिन हाँ वो मिक्सचर का एवरेज नॉर्मल ऑब्जर्व नहीं है, वो स्पेसिफिक है। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट के भी क्या रखने पड़ेंगे, स्पेसिफिक रखने पड़ेंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सुनना प्लस माइनस थीटा एक एनेंटियोमर का मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज, करेक्ट, प्लस माइनस स्पेसिफिक दूसरे का और उसका अमाउंट, और दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। बात को समझना, ओके। अब दैट शुड बी इक्वल्स टू, मान लीजिए हमने कहा ये जो एल है, एल बताइए इसका कितना है, एल का यानी लीवो रोटेटरी का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है। तो हमारे को देखो दिया हुआ क्या है, हमें दिया गया है थीटा ऑफ प्योर डी प्लस 50 डिग्री है। तो कोई बात नहीं, अगर प्योर डी का प्लस 50 डिग्री है तो थीटा ऑफ प्योर एल का माइनस 50 डिग्री कहा जाएगा। अंडरस्टूड है भाई, दो एनेंटियोमर है, अगर एक का प्योर फॉर्म में प्लस 50 डिग्री है तो उसके एनेंटियोमर का प्योर फॉर्म के अंदर कितना होगा, माइनस का 50 डिग्री, जानते हैं हम लोग। तो मैं यहां सबसे पहले एल फॉर्म का प्योर फॉर्म में कितना होता है, एल का माइनस 50 डिग्री लीजिए, माइनस 50 और मल्टीप्लाई बाय 80, ये लीजिए ये कहानी हो गई। और इसका कितना है, प्लस का 50 और मल्टीप्लाई बाय 20, इसकी ये कहानी हो गई। और दैट इज टोटल अमाउंट, दैट इज द 100%, ये कहानी हो गई। ये आपका हो गया माइनस का 4000, ये हो गया प्लस का 1000, और दैट इज डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करेंगे, माइनस का 3000 डिवाइडेड बाय 100, ये कट गया, दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस का 30 डिग्री। लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन है तो पूरा लिखा जाएगा डिग्री ml डेसीमीटर इनवर्स और ग्राम इनवर्स, लीजिए इज द आंसर। लेकिन ये याद रहे, ये मैंने एवरेज से मैंने इसे सॉल्व किया है। अब मैं दूसरा तरीका निकालता हूं, दूसरा तरीका बताता हूं, देखो बहुत ही सिंपल दूसरा तरीका भी। दूसरा तरीका क्या है, तो अभी मैंने आप लोगों को एनेंटियोमेरिक एक्सेस के 3 फॉर्मूले सिखाए थे। मैंने आपको कहा था एनेंटियोमेरिक एक्सेस इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंटियोमर माइनस परसेंटेज ऑफ माइनर एनेंटियोमर। दूसरा मैंने फॉर्मूला कहा था अमाउंट ऑफ मेजर एनेंटियोमर माइनस अमाउंट ऑफ माइनर एनेंटियोमर डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, दैट इज आल्सो द एनेंटियोमेरिक एक्सेस। और तीसरा फॉर्मूला था स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर divided by specific rotation of the major enantiomer in its pure form multiply by 100, that is also equals to the enantiomeric axis, correct। आगे बात समझ में, तो मैं वो तीसरा फॉर्मूला अगर यहां लिखता हूं कि enantiomeric axis equals to, याद रहे मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन एंड दैट इज डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन किसका, ये लीजिए मेजर एनेंटियोमर का उसकी प्योर फॉर्म के अंदर, करेक्ट, और दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100। बस इतनी सी बात है, केवल और केवल इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दो और आपको मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन मिल जाएगा। देखो कैसे, एनेंटियोमेरिक एक्सेस कितना है 60%, लीजिए 60 रख दिया मैंने यहां, और मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन हमारे को यहां पे निकालना है, बिल्कुल निकालना है। और प्योर फॉर्म के अंदर हमेशा किसका स्पेसिफिक रखना पड़ेगा, मेजर का रखना पड़ेगा। मेजर कौन है यहां, एल, और एल का प्योर फॉर्म में कितना होता है माइनस 50 डिग्री, तो मैं यहां माइनस 50 लिखूंगा और ये 100 हो गया। तो बताइए इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे ना, तो मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल्स टू आएगा 60 इंटू 50 अपॉन 100, और ये आपका साइन किस में चल रहा है, माइनस के अंदर, दैट शुड बी इक्वल्स टू, ये 0 से 0 कट गए, दैट इज माइनस 30 डिग्री। ये लीजिए यूनिट सही तक देता हूं, माइनस 30 डिग्री, माइनस साइन मेंटेन रह गया, डिग्री ml डेसीमीटर इनवर्स और ग्राम इनवर्स इज द आंसर। ये लीजिए आप इससे भी निकालेंगे वही आंसर आएगा, मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन एवरेज से निकालेंगे वही आंसर आएगा। कुल मिला के बात को समझो,
समझो, हम एनेंचोमेरिक एक्सेस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जहां लगाते हैं ना, ये फॉर्मूला जहां लगता है वहां एवरेज भी लगेगा। मैं क्या कह रहा हूं समझना, ये फॉर्मूला जहां लगता है वहां एवरेज भी लगेगा, बट एवरेज जहां लगता है वहां ये लगे जरूरी नहीं है। बिकॉज एवरेज तो दो डायस्टेरियोमर के लिए भी लग सकता है, एक कंपाउंड के अंदर 2 कंपाउंड है, 3 कंपाउंड है, 4 कंपाउंड है, एवरेज तो सब पे लगेगा, करेक्ट। लेकिन सब पर ये थोड़ी लगेगा, ये तो तभी लगेगा जब मिक्सचर में 2 एनेंचोमर ही होंगे। तो क्या कहा मैंने, ये फॉर्मूला जहां लगता है वहां ये भी लगेगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। ये जहां लगे वहां सब जगह ये लगे ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए कंसेप्ट को समझो। एवरेज की बात हम कब करते हैं, जब इस मिक्सचर में ये दो कुछ भी होते, अटरू भी होता, मटरू भी होता, ये तब भी लगता। लेकिन ये तभी लगेगा जब 2 मटरू होंगे, 2 पेयर ऑफ एनेंचोमर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये तभी लगेगा जब मिक्सचर में 2 एनेंचोमर्स हैं, और ये तब लगेगा जब 2 एनेंचोमर भी हो, है ना, 2 डायस्टेरियोमर भी हो, 2 कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी हो, तो एवरेज लग सकता है, करेक्ट। ये मैंने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। इसी टाइप का एक और सवाल मैं आपको देता हूं, आप लोग कीजिएगा, उतारो फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे को डेटास कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, 2 आइसोमर है R और S, और अगर ये दिया है, ये नहीं दिया, ये परसेंटेज दिए, ये नहीं दिए, तो ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है ना। सवाल को देखते हुए कि पूछा क्या है, एनेंचोमेरिक एक्सेस, इसका मतलब ये दोनों एक्चुअली पेयर ऑफ एनेंचोमर्स हैं, क्लियर। और अगर ये पेयर ऑफ एनेंचोमर्स हैं, तो अगर ये प्योर फॉर्म में -52 डिग्री रखता है, तो एस प्योर फॉर्म के अंदर प्लस का 52 डिग्री रखेगा, करेक्ट। अगर ये 36% है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये कितना रहेगा, 64%। ये लीजिए। अब हमारे को चाहिए क्या, एनेंचोमेरिक एक्सेस। एनेंचोमेरिक एक्सेस बराबर क्या होगा, 64% माइनस 36%, ये लीजिए, तो दैट शुड बी इक्वल्स टू 28%। एनेंचोमेरिक एक्सेस तो 28% आ जाएगा, दैट इज द परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंचोमर माइनस परसेंटेज ऑफ माइनर एनेंचोमर। ये तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब मैं बात कर रहा हूं मिक्सचर के स्पेसिफिक रोटेशन की। देखो मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन निकालने का अभी मैंने आपको तरीका बताया था कि या तो आप एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन से निकाल दो, या तो एवरेज से निकाल दो, और या फिर आप फॉर्मूले से निकाल दो। दोनों में से कोई सा भी आप अप्लाई कर दो, या तो एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दो, और या फिर एनेंचोमेरिक एक्सेस वाला फॉर्मूला लगा दो, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो एनेंचोमेरिक एक्सेस इक्वल्स टू, मैंने आपको क्या बता रखा है, मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन, ये लीजिए, दैट इज डिवाइडेड बाय, ये लीजिए आपको प्योर फॉर्म के अंदर किसका, एक्सेस वाले का, यानी कि मेजर वाले का। जो इस मिक्सचर के अंदर मेजर है वो प्योर फॉर्म में कितना रखता है, वो स्पेसिफिक। तो देखो एनेंचोमेरिक एक्सेस तो 28% हो गया, ठीक। मिक्सचर का हमारे को आइडेंटिफाई करना है, बिल्कुल मेजर कौन है, आर मेजर है या एस मेजर है। तो हमारे को दिख रहा है आर मेजर है, और उसका प्योर फॉर्म के अंदर कितना है स्पेसिफिक, -52 डिग्री इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन आएगा वो माइनस का 28 इंटू 52 अपॉन 100 आएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये माइनस के अंदर आंसर आएगा जो आपका आएगा, करेक्ट। बात समझ में आ गई सभी को। ये बात हो गई आप लोगों के स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर की। तो इस तरीके से हमारे को सवाल सॉल्व करने आने चाहिए, और हमें ये बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए कि अगर किसी मिक्सचर के अंदर एनेंचोमेरिक एक्सेस निकालना हो, मिक्सचर का स्पेसिफिक निकालना हो, तो हमारे को ये फॉर्मूला लगाना है। और ये भी क्लियर होना चाहिए, जहां ये फॉर्मूला लगता है ना, ये फॉर्मूला, वहां एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन का भी फॉर्मूला लगता है, और दोनों से सेम आंसर हमारे को मिलता है, करेक्ट। चलिए उतारेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड। एक ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड है जिसका एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है, जिसमें कंसंट्रेशन है 100 मिलीग्राम इन 1 ml ऑफ वाटर, 100 मिलीग्राम इन 1 ml ऑफ वाटर, क्लियर। एंड लेंथ ऑफ पॉलिमीटर ट्यूब इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर। ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन इज -3 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा। बहुत सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखें
स्पेसिफिक रोटेशन बराबर होता है थीटा अपॉन एल डॉट सी। और बताइए थीटा कितना है, -3, लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। लेकिन क्या हम सेंटीमीटर में रखते हैं लेंथ, हम कहेंगे नहीं, हम ये डेसीमीटर में रखते हैं। अब हम ये भी जानते हैं 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज द 10 सेंटीमीटर। तो बताइए 5 सेंटीमीटर का मतलब कितने डेसीमीटर हो गया, 0.5, करेक्ट। चलिए कंसंट्रेशन किस में रखी जाती है, कंसंट्रेशन ग्राम पर ml में रखी जाती है। अब ये कितनी है, 100 मिलीग्राम इन 1 ml, यानी एक्चुअली कंसंट्रेशन अभी दी हुई है 100 मिलीग्राम पर ml, लेकिन हम तो ग्राम पर ml में रखते हैं, तो 100 इंटू 10⁻³ ग्राम पर ml हो गया। इसको आप 0.1 ग्राम पर ml कह सकते हो, करेक्ट। तो ये हो गया आपका 0.1। ओके चलिए अब हमारे को इसको सॉल्व करना है कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो -3 इंटू 10 इंटू 10 और ये अपॉन रह गया 5। जब आप सॉल्व करोगे तो ये 20 दिया -60 डिग्री ml डेसीमीटर इनवर्स और ग्राम इनवर्स इज द आंसर। दिस वन इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द मिक्सचर। इस प्रकार से हम लोग मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके चलिए, तो स्टूडेंट्स स्पेसिफिक रोटेशन किस प्रकार से हमने कैलकुलेट की, ये प्रीवियस ईयर नेट के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर नेट में CSIR वाले ने पूछा हुआ सवाल है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, तो देखिए ये बात हुई हमारे एंगल ऑफ रोटेशन एंड स्पेसिफिक रोटेशन की। कुछ प्रैक्टिस हमने आज के इस क्लास में करी है, कुछ प्रैक्टिस हम इसकी कल की क्लास में करेंगे, जिसमें कई अच्छे सवाल हैं, मतलब 3-4 सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, जिसमें हमारे बहुत अच्छे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे और फिर हम आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के इस क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।